लास्ट वीडियो का टॉपिक इज न्यूक्लियर मॉडल्स। हमने न्यूक्लियर मॉडल्स को स्टार्ट करें प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि आपके पास न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब कोई भी ऐसी फोर्सेस जो थ्योरी ऐसी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, या सिर्फ हमें ये पता चला था कि फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, दे में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कौन सी फोर्सेस कब डोमिनेट कर रही है हमने ये देख लिया, लेकिन फिर भी हमें कोई प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस के बारे में कोई उसकी स्ट्रक्चरल बेस पे कोई थ्योरी हमारे पास नहीं आई थी। तो उसके लिए हम साइंटिस्ट ने फिर इस पर वर्क किया और थ्योरीज पेश की थी, उनको हम न्यूक्लियर मॉडल्स कहते हैं, ये न्यूक्लियर थ्योरीज कहते हैं। उनमें सबसे पहले जो आपके पास थ्योरी है वो नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई हमारे सिलेबस में 2 हैं, जिसमें सबसे पहले है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल या वाटर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, LDM स्टैंड्स फॉर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये मॉडल जो था ये बेसिकली एक्सप्लेन किया था नील बोहर्स ने। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज नील बोहर थ्योरी अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की थ्योरी बताएं इन टर्म्स ऑफ नील बोहर। तो आपने इसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एक्सप्लेन करना। अब अकॉर्डिंग टू नील बोहर कुछ एजम्पशंस थी जिसकी बेस पर उसने कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस है इट जस्ट लाइक ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह की हैं कि मैच करती हैं पानी के कतरे के साथ जब वो बनता है या ड्रॉप आउट गिरता है। तो अब उसमें क्या है, न्यूक्लियस लाइक अ ड्रॉपलेट इनकम्प्रेसिबल इन होमोजेनियस लिक्विड एंड ऑल द न्यूक्लियर हैव सेम डेंसिटी। देखा न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपके पास न्यूक्लाई है, जितना एक न्यूक्लाई उसकी डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, ये नहीं कि किसी जगह से अभी कोई डेंसिटी आएगी किसी जगह से कोई आएगी। ड्रॉपलेट जैसे पानी का कतरा जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी उसे हम प्रेस नहीं कर सकते, होमोजीनियस होता है। तो इसी तरह न्यूक्लियस भी है। ठीक है, न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट इज वाई अगर हम किसी स्टेबल मॉलिक्यूल बात करते हैं तो अगर स्ट्रॉन्ग होंगी फोर्सेस, डोमिनेट तभी वो करेंगे फोर्सेस के जब इंटरेक्शन में हो रहा होगा। तो इंटरेक्शन जो होता है न्यूक्लियर फोर्स में, चाहे वो रिपल्सिव हो और चाहे आप उसे अट्रैक्टिव रिपल्शन ले रहे हो, न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स उनमें पार्टिकल्स चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन से रिलेट करे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से करे या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से करे, इंटरेक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो कहता है जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ स्पिन एंड चार्ज के। स्पिन एंड चार्ज का मतलब स्पिन होता है जब जैसे वो पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है, इट में बी क्लॉकवाइज इट में बी एंटी क्लॉकवाइज, इट में बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। चार्ज मतलब +1 0 या -1 जो भी इस पे चार्ज प्रेजेंट है, कहता है न्यूक्लियर फोर्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती। देर इज नो डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड अमाउंट में कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन से करेगा क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से करेगा। यानी स्पिन और चार्ज की इंडिपेंडेंट होती है। ये क्यों इंडिपेंडेंट होती है? बिकॉज चाहे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात करें तो जब इनमें इंट्रैक्शन या होल्डिंग पावर जो आती है बेसिकली वो आती है ट्रांसफर ऑफ मीजॉन पार्टिकल्स, वो इन सब में ही ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए कि इंडिपेंडेंट होता है स्पिन से और चार्ज से। दूसरा आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। इसका मतलब वो इंटरेक्ट जो ज़्यादा करती है ना वो करती हैं अपने नियरेस्ट नेबर एटम में। अगर एक न्यूट्रॉन पड़ा उसके सराउंडिंग में दूसरा न्यूट्रॉन है तो ज़्यादा कोशिश वो उससे इंटरेक्ट करने की करेंगे। तो वैसे ये शॉर्ट रेंज होती हैं जो कम डिस्टेंस पे यूजफुल होती है, इफेक्टिव होती है। द न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ये कतरे के तौर पे या ड्रॉप जो गिरता है पानी का उसके तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक सिंपल लिक्विड ड्रॉप जो होता है ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। तो हम भी जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं वही स्फेरिकली बनाते हैं। इसी तरह लिक्विड ड्रॉप में होती है शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है। शॉर्ट रेंज मतलब अट्रैक्शन होती है। आपको पता है जब पानी का ड्रॉप नीचे गिर रहा होता है तो वो फौरन से स्फेरिकल शेप इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन आ जाती है। सरफेस टेंशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनवर्ड पुल होती है, अंदर की तरफ खींच रही होती है। शॉर्ट रेंज होती है वो पार्टिकल्स को आपस में बॉन्ड करके स्फेरिकल शेप ले आती है। जो मॉलिक्यूल्स एज पे होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है वन साइड ओनली। अब ये क्या होता है वन साइड ओनली? आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होती है? जो सरफेस पे एक्ट कर रही होती है। जो जब सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ इधर से फोर्स एक्ट कर रही होती है, ऊपर वाली नहीं होती। तो इसलिए उसने कहा एज पे एक ही फोर्स आपके पास हो रही होती है यूज या उस पर इफेक्टिव होती है। ठीक है, only which is known as the surface tension effect. A large liquid drop becomes elongate with a little disturbance break into pieces. अब इसका क्या मतलब है? अगर आप देखोगे आपका ड्रॉप बन रहा है, आपका ड्रॉप किस तरह से आता है? ड्रॉप जब ऊपर से आता है बनता हुआ तो आपके पास वो ड्रॉप अगर बहुत बड़ा हो जाए, जब बहुत बड़ा ड्रॉप हो जाए तो इट इज नॉट स्टेबलाइज, वो स्टेबल नहीं होता। वो कहता है वो आपस में फिर क्या होता है, वो टूट जाता है और टूट के क्या कर जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपके पास ने कहा वो दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है। कि
बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ के पास होता है। तो ये नील बोहर का ये जो न्यूक्लियस मॉडल था वो आपके पास बेसिकली क्या था, वो एक्सप्लेन करता था न्यूक्लियर फिशन फिनोमेना। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फिशन फिनोमेना। अब न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। उसमें आपके पास था कि एक बड़ा न्यूक्लियाई क्या करता है, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। अब वो कैसे करता है कि न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट रेंज न्यूक्लियस। आपके पास फॉर एग्जांपल ये इसमें शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। अब वो कहता है कि शॉर्ट रेंज है तो इसका मतलब उसको उसने स्फेरिकल शेप रखा हुआ है। जैसे जैसे आप इसका मैथ बढ़ाते जाओगे तो आपको पता है रिपल्शन ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस का साइज हो रहा, आप उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स को ऐड कर ही जा रहे हो तो रिपल्शन में हमने कल ही पढ़ा था कि पार्टिकल साइज जितना बड़ा होता जाता है न्यूक्लियस का साइज, उतनी रिपल्शन फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसकी शेप को इसे डिस्टॉर्ट होकर एलोंगेट लंबाई की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लंबाई में इसलिए जाएंगे ताकि अपनी जो रिपल्शन है उसे कम से कम कर सकें। ठीक है, इस मिनिमाइज कर सकें रिपल्शन को। अब इसी तरह रिपल्शन को मिनिमाइज करते करते क्या हो जाता है, ये इस तरह लेंथी होता होता दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इन द शेप ऑफ डम्बल, डम्बल शेप में डिवाइड हो जाता है। और ये फिनोमेना जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है फिशन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, जिसमें आपके पास यूरेनियम का जिसका एटॉमिक नंबर 2092 होता है और मास 235 होता है, इसको हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, जिसमें क्रिप्टॉन, बेरियम या रेडॉन जिसमें भी स्प्लिटिंग होती है उसमें जाता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में जब ये टूटता है तो दो पार्ट्स में ब्रेकिंग जब हो रही होती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर जो मास नंबर है मोर देन 83 जो होते हैं वो आराम से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। देखें इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्पफुल होती है। तो सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है टू कैलकुलेट द एक्यूरेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई इन एटॉमिक मासेस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है कि वो किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम उसे बाइंडिंग एनर्जी को आराम से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, रेडिएटिव को फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, जैसे भी हमने डिसइंटीग्रेशन करी यूरेनियम की। दूसरा, ये न्यूक्लियर फिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो थोड़ी एनर्जी के रिएक्शन होते हैं। मतलब अगर न्यूक्लियस यूरेनियम हम लेते हैं तो बहुत हाई एनर्जी का होता है, यानी वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, तो अपने को लो एनर्जी पे ले आता है। इट प्रेडिक्ट द एमिशन प्रॉपर्टीज, एमिशन मतलब चीज़ें इसमें से टूटती हैं तो पार्टिकल्स इसमें से एमिट ही होते हैं ना, चाहे यूरेनियम के साथ करा रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी इन एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक यूरेनियम पड़ा हुआ नॉर्मली उसे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे उसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करवाते हो तो उस मॉलिक्यूल को आप एक्साइट कर देते हो, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है एक्साइटेड स्टेट पे देती है। तो इसी तरह इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है आपके पास। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, periodicity इन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, ये periodicity को एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, इसमें मैजिक नंबर्स के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन देती तो कैसे न्यूक्लियर स्टेबल हो सकता है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियर, द मॉडल इज नॉट कंसीडर बिटवीन पीपी प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयरिंग इफेक्ट, यानी आपस में इनकी जो हमने कहा था कि इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है उस पर बेस नहीं करता, बस उन्होंने बताया था कि इनकी इंडिपेंडेंट होता है। इट इग्नोर्स द इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करता, और ये एप्लीकेशन मॉडल जो है वो लिमिटेड है सिर्फ छोटे मैसेज के लिए, लोअर मैसेज के। नेक्स्ट आपका मॉडल है न्यूक्लियर शेल मॉडल। न्यूक्लियर शेल मॉडल की जो सबसे बेसिक असम्पशन थी वो ये थी कि न्यूक्लियॉन्स जो मूव करते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं आपस में, यानी आप ये कह सकते हो उनका एक दूसरे से कोई इतना इंट्रैक्शन नहीं। अगर इंट्रैक्शन नहीं है तो ये अगेंस्ट द लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, जिसने कहा था कि उनके दरमियान इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्थो वो इंट्रैक्शन जो न्यूक्लियंस का है वो भी वीक है, लेकिन आपस में उनकी कोलिजन आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब उसमें उसने कहा था कि पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन किया कि दिस मींस दैट द इंटरेक्शन अमंग द न्यूक्लियॉन्स इज वीक, सो दैट मीन फ्री पाथ ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज लार्जर देन द न्यूक्लियर डायमेंशन, यानी आपका जो पार्टिकल है उसके साइज के निस्बत आपका दो पार्टिकल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स अगर आपका कोई पार्टिकल आपके पास मौजूद है तो उसका अपना साइज अगर देखें तो उनके दरमियान का डिस्टेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो उनका मीन फ्री पाथ का मतलब है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं,
वेइंग का मतलब ये होता है ना किसी करीब आना, तो वेइंग फ्री पाथ, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू इट्स न्यूक्लियर डायमेंशन। ठीक है। दूसरा, अगर बहुत फासले पे है तो यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन तो होगी ही नहीं। तो इस चीज़ को उसने कहा था इट इज़ द अगेंस्ट न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल एलडी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम बात करेंगे शेल मॉडल है, तो शेल का मतलब हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे अरेंज करते हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल होते हैं, और इसको क्वांटम नंबर से आपका प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, स्पेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह वो कहता है कि न्यूक्लियर मॉडल में जो न्यूक्लियंस होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो भी शेल के अंदर अरेंज होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी शेल डिवीजन मौजूद होती है। ठीक है। जब न्यूक्लियन अपनी लोअर ऑर्बिटल एनर्जी में होता है तो उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जब हायर पे होता है तो हायर ऑर्बिटल स्टेट कहते हैं। ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर, अब वो कहता है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है यानी अमाउंट, वो तादाद के हायर मॉलिक्यूल्स कितनी तादाद में पाए जाते हैं वो ज़रा कम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि वो लोअर एनर्जी प्लेन और स्टेबलाइज्ड हैं। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड नॉट ऑन द एनर्जी लेवल दे ऑक्यूपाई। ये डिपेंड करता है उसकी अमाउंट पे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ना कि इस पे कि वो किस लेवल पे जाके उस पर बैठा हुआ है। इन फ्यू केसेस जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होते हैं, अगर वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में है तो उनकी टाइम स्पेन होता है वो बहुत मेजरेबल होता है। मेजरेबल मतलब वो थोड़ी अमाउंट में एक्साइट होंगे कि कितने सेकंड या कितने मिनट्स के लिए, तो हम वो मेजर कर सकते हैं। तो कहते हैं जब ये एक्साइट होते हैं तो उस टाइम उनके न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बनते हैं। ठीक है। उनके आइसोमर्स पॉसिबल है। अब न्यूक्लियर आइसोमर क्या होते हैं? बिल्कुल सेम चार्ज, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होता है, बस दोनों में उनकी एनर्जी का फर्क होता है। ठीक है। It follows that the massive isomers differ by small amount of corresponding in their difference in energy. उनका मतलब ये होता है, आपको पता है पढ़ा था मैसेज एंड जो आपके पास एनर्जी में इन्वर्टर कन्वर्टिबल होते हैं, तो बहुत माइनर साइन में फर्क आता है जो एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि मैनी न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हैं इवन व्हेन दे कोरिस्पोंड टू ग्राउंड स्टेट। अब जो हम तो ये कहते हैं जो चीज़ ग्राउंड स्टेट वो स्टेबल होती है, लेकिन वो कहता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो ग्राउंड स्टेट पे स्टेबल नहीं होती, और उन अनस्टेबल चीज़ को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एमिशन होता है उनमें से। और अबाउट 1500 ऐसे न्यूक्लियस हैं जो रेडियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। अगर उसमें कोई रेडिएटिव इमिशन नहीं हो रहा होता तो हम उसे कह देते हैं कि वो स्टेबल निकला है। स्टेबल होगा तो जारी बात है उसमें से कोई अल्फा बीटा गैमा रेज इमिट नहीं होगी। तो शेल मॉडल जो है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पेरियोडिसिटी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, जबकि आपने पढ़ा था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई थी। सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, अब किस तरह के कम्बिनेशन होंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो स्टेबल होंगे। सबसे पहले उसने कहा एटॉमिक नंबर अगर इवन हो वो मोर स्टेबल है। ठीक है। एंड मोर अबंडेंट देन द नेबरिंग एलिमेंट ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, और हमारी जो नॉर्मली तादाद देखें तो इवन नंबर के जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं रेडिएटिविटी में। हम देख रहे हैं दिस इज नोन एज हर्किन्स रूल। दिस रूल्स अप्लाई यूनिवर्सली, ये रूल सब पे अप्लाई होता है सिवाय एच के, एच के अंदर एक्सेप्शन है। तो आपसे हर्किन रूल्स क्या होते हैं कि जब एटॉमिक नंबर आपके पास इवन हो और वो एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं एज कम्पेयर टू द एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स अगर इवन एटॉमिक नंबर के हैं तो उसका ऐसा मतलब आइसोटॉप्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कम से कम उनके 3 आइसोटॉप्स स्टेबल होते हैं। और ओल्ड एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं, सिर्फ एक ऐसा आइसोटॉप होता है जो स्टेबल होता है। अनस्टेबल तो जितने मर्जी हों लेकिन एक स्टेबल होता है, या कम से कम उसमें एक जरूर होता है। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस टू बी इवन। ये टेंडेंसी होती है आपके पास न्यूक्लियॉन्स पे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भी इवन हो सकते हैं। ठीक है। ये सजेशन दी गई may be paired in the nucleus analogous to pair of electron atomic and molecular orbitals, यानी आप ये कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन की आपस में पेयरिंग हो सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है, इट इज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। अब वो कहता है अगर टू प्रोटॉन्स की ऑपोजिट स्पिन होगी, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन अगर ऑपोजिट स्पिन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ है, तो उसकी पेयरिंग हो सकती है। प्लस हाफ माइनस हाफ को काटेगा तो आप देखो उसमें क्या हो जाता है, म्यूचुअली उस पर वो चार्ज नहीं आएगा और वो आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनकी स्पिन रोटेशन अलग अलग। ठीक है। अब इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगी। अब वो कहता है कि इसी चीज़ को जो शेल मॉडल है इसमें ही साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट किया था मैजिक नंबर्स का। अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर्स क्या था कि जिनकी न्यूक्लियर के एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैसेज इस नंबर के आ जाएं, they are much more stable as compared to the such substance में such nuclei जिसमें मैजिक नंबर नहीं होता। ठीक है। तो 2 8 20 20 50 82 126 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर हो। इसके अलावा जो नंबर हैं 114 164 184 इनको भी अक्सर शामिल किया जाता है मैजिक नंबर में। अगर बोथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर मैजिक हों तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे लेड में देखो 82
प्रोटॉन नंबर हैं 208 आपके पास क्या है 82 आपके पास प्रोटॉन नंबर है 126 न्यूट्रॉन नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो दोनों एक्यूरेटली स्टेबल है। ठीक है, गैमा रेज अगर किसी चीज़ में से निकल जाती है तो आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी न्यूक्लियर शेल मॉडल ने दी थी। क्या आपको पता है गैमा रेज क्या होती है, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो उसने डी एक्साइट होना ही होना है, अपने आप को स्टेबल करना ही करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टेबलाइजेशन आती है एमिशन करके। तो अक्सर जब स्टेबलाइजेशन हो रही होती है तो मोस्टली एमिशन ऑफ गैमा रेज आपके पास हो रही होती है। शेल मॉडल के भी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं कि सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इट एक्सप्लेन द मैजिक नंबर, ये हमें एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, इवन आउट की बेस पे। उसके बाद ये थ्योरेटिकली वैल्यूज देता है मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है पेयरिंग की, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में पेयर कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन एंटी है तो उसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक एंटी और एक क्लॉकवाइज है, तो वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ हम इसे थ्योरेटिकल एज्यूम वैल्यू दे सकते हैं। दिस मॉडल इज कैपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ग्राउंड स्टेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्राउंड में प्रेजेंट होती हैं, बट दे मे बी ऑफ हायर एनर्जी स्टेट। शेल मॉडल एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म को, जब मॉलिक्यूल एक्साइट होता है और न्यूक्लियाई एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल पे, न्यूक्लियाई जब न्यूक्लियस जाते हैं तो उसमें हम आइसोमर्स बनते हैं, और आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होता है दोनों में सिर्फ एनर्जी के बेस पे। इट एक्सप्लेन द periodicity ऑब्जर्व्ड इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को भी ये एक्सप्लेन करती है। शेल मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। शेल मॉडल की लिमिटेशन है सबसे पहले तो इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एच, लिथियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। ये हमें न्यूक्लियर फिशन के बारे में नहीं बताता। दिस मॉडल इज अनएबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इट ऑब्जर्व्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस विद द हाई एनर्जी पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। अगर एक लो एनर्जी लेवल के न्यूक्लियाई का हाई एनर्जी न्यूक्लियाई से रिएक्शन कराएंगे तो वो भी एक्सप्लेनेशन इससे हमें से नहीं मिलती है।